everyone, this is me Ishita and you all are watching Ignu Pathshala of course पर आज का जो हमारा लेक्चर है is not for Ignu students but for DU students जो कि डिस्टेंस लर्निंग में है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी जो हमारे सेमेस्टर 1 के अंदर है। यूनिट नंबर 1 हम टोटल डिस्कस करेंगे आज एंड इन दिस बुक टोटल ओके यहाँ पे मैंने जो नोट्स में क्रक्स डाला है आपकी स्टडी मटेरियल का जो मिलता है। स्टडी मटेरियल जो मैंने कंपैरिजन देखा कि इग्नू और डीयू के स्टडी मटेरियल में जमीन आसमान का फर्क है। डीयू का जो स्टडी मटेरियल है वो काफी ज्यादा जो है क्या है लेंदी है एज कंपैरिजन टू इग्नू स्टडी मटेरियल। और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की कमी देखते हुए ऑन यूट्यूब मैंने देखा कि कहीं पे भी जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर विद दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि पॉलिटिक्स कैसे हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, प्रोसेस क्या है थ्योराइजिंग का, पावर, गवर्नेंस, आइडेंटिटी, जस्टिस, राइट इन पब्लिक लाइफ जैसे कॉन्सेप्ट हम इस पूरी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं एंड दिस होल यूनिट के अंदर देखने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। जैसे हम हंसी में बोलते थे ना सास बहू और साजिश, इसमें जो साजिश वर्ड है वो क्या है, वो पॉलिटिक्स डिनोट कर रहा है। जैसे सास बहू के बीच में क्या होती है, पॉलिटिक्स होती रहती है कि नहीं मैं काम नहीं करूंगी, नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन अ फनी वे। बट अगर हम रेलिवेंट एग्जाम्पल की बात करें तो रेलिवेंट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अगर इन अ फैमिली फादर इज सेंडिंग हिज डॉटर टू अ मान लो गवर्नमेंट स्कूल, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल इतने बुरे नहीं होते, स्टिल गवर्नमेंट स्कूल, एंड हिज बॉय टू अ प्राइवेट स्कूल, और उसकी डॉटर क्वेश्चन कर रही है कि इनइक्वालिटी क्यों है, अगर मेरा भाई प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे वो बच्चे अपना ओपिनियन दे रही है, इनइक्वालिटी को रेज कर रही है। सो पॉलिटिक्स क्या है, हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, आज से नहीं एंशिएंट टाइम पीरियड से ही। और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ ये भी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स। यहाँ पे हम सिंपल मीनिंग जानेंगे अंडर पॉलिटिक्स का। तो पॉलिटिक्स क्या है, एक ओल्डेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है ह्यूमन इंक्वायरी की, जहाँ पे हम ह्यूमंस के बारे में जान पाते हैं। ये जो पॉलिटिक्स वर्ड आया है, पॉलिटिकल नेचर आया, क्यों आया है, ये ह्यूमंस की नेचर की वजह से आया है। Human beings have always lived in society, but decision must be made collectively. तो एंशियंट टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे जो इंसान है वो हमेशा एक ऐसी सोसाइटी में रहा है जहां पर डिसीजन जो है वो कलेक्टिवली ही लिए जाते हैं, चाहे फैमिली हो या फिर हम स्टेट की बात कर ले, नेशनल लेवल पे बात कर ले, इंटरनेशनल लेवल पे बात कर ले, जो डिसीजन मेकिंग है वो कलेक्टिवली ही होती है। अगर आप एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हो और आप सोचो कि मैं इंडिविजुअल मनमानी चला लेता हूँ, तो मे बी आपकी फैमिली के अंदर वो आपकी मनमानी चल जाएगी, बट जो ग्रुप ऑफ पीपल है आपके सामने वहां पे नहीं चलेगी। आप कोई भी मुद्दा रेलिवेंट उठा के देख लेना, इंडिविजुअल लेवल पे आप कहीं भी डोमिनेट नहीं कर सकते, हमेशा ग्रुप में डिसीजंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गांव में वेल लगना है, कुआं लगना है, पानी की कमी है और वेल बनवाना नेसेसरी है या हैंडपंप लगवाना नेसेसरी है, तो किस एरिया में लगेगा गांव के, वो इंडिविजुअल लेवल पे डिसाइड नहीं हो सकता। वहां पे कलेक्टिवली ही डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है वो होगा कि कौन सा एरिया जो है सभी लोगों के लिए नियर बाय होगा और सेफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हु शुड रूल, हाउ पावर शुड बी एक्सरसाइज, हाउ कॉन्फ्लिक्ट शुड बी सॉल्व, कौन रूल करेगा, शासन करेगा, कौन उस पावर को एक्सरसाइज करेगा, किसके पास वो पावर आएगी, और अगर सोसाइटी के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उनको कौन रिजॉल्व करेगा। एंड जस्टिस का मतलब क्या है, ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस जो है एंशिएंट हिस्ट्री से ही क्या होते आ रहे हैं, रेज होते आ रहे हैं। एंड पॉलिटिक्स इज द आंसर टू स्टडी दिस क्वेश्चन। पॉलिटिक्स के अंदर हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स पाते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स इज मोर देन इलेक्शन और गवर्नमेंट। जब छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, छोटे लेवल से जब हम छोटे होते हैं, जब हम एसएसटी वगैरह पढ़ते हैं, तो हम हमेशा क्या देखते हैं कि पॉलिटिक्स को हम सीधा इलेक्शन से कि भाई कैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो रहा है उससे जोड़ देते हैं। बट पॉलिटिक्स इज मच मोर देन इलेक्शन एंड गवर्नमेंट। कॉमन लाइफ में या नॉर्मल लाइफ में लोग कैसे बात कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं,
स्ट्रगल कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए, अपने राइट्स के बारे में अवेयर है नहीं है, ये सारी चीजें भी पॉलिटिक्स के अंदर ही आती है। ऑल्दो पॉलिटिक्स इज ऑल्सो हैव अ डीप मीनिंग। अब पॉलिटिक्स को डीप एनालाइज करने के लिए स्कॉलर्स ने डेवलप की है डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज, जिनका जिनको पढ़ के हम पॉलिटिक्स को डीपली समझ पाते हैं। एंड इन्हीं थ्योरीज के एक्सप्लेनेशंस को हम कहते हैं थ्योराइजिंग। प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी है। किसी ने लिबर्टी पे बात अपने थॉट रखे हैं, किसी ने जस्टिस पे रखे हैं। तो इन्हीं थॉट्स को हम कहते हैं थ्योराइजिंग। नेक्स्ट, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग पॉलिटिक्स। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग पॉलिटिक्स का मतलब है अंडरस्टैंड करना कि व्हाट पॉलिटिक्स एक्चुअली इज। तो अब यहाँ पे मैं जानेंगे कि पॉलिटिक्स की कोई एक सिंगल फ्लेज डेफिनेशन नहीं है। पॉलिटिक्स इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म एंड उसको एक सिंगल डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर पाना बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है। तो इसलिए हर एक स्कॉलर ने टाइम टू टाइम अपने अलग अलग थॉट दिए हैं। किसी स्कॉलर ने कनेक्ट किया है स्टेट से पॉलिटिक्स को, कहीं पे गवर्नमेंट से कनेक्ट किया जा रहा है, कहीं पावर से, कहीं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से, कहीं पे पब्लिक डिसीजन मेकिंग में, कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे, कहीं पे कलेक्टिव एक्शन। तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट टर्म्स के साथ पॉलिटिक्स को क्या किया है, कनेक्ट किया है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स। अभी जो पॉलिटिक्स वर्ड है, इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ ये, एंड कैसे कैसे ये एक्सपेंड हुआ, ये हम जानेंगे। तो पॉलिटिक्स ये जो वर्ड है ओरिजिनेट हुआ ग्रीस के अंदर, और ग्रीस लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं पॉलिस, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। तो ग्रीस में क्या होती थी, छोटी छोटी सिटीज होती थी जिनको बोला जाता था सिटी स्टेट। एंड वहां पे जो डिसीजंस है सोसाइटी के लिए क्या चीज बेहतर होगी, वो सब कलेक्टिवली लिए जाते थे लोगों द्वारा। सो यहाँ से पॉलिटिक्स वर्ड का जो है एक तरीके से ओरिजिन हुआ। एंड पॉलिटिक्स का ओरिजिनली रिफर टू दी एक्टिविटीज रिलेटेड टू गवर्निंग द सिटी स्टेट। तो पॉलिटिक्स अगर हम ओरिजिनली बोले भी कि वो किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू गवर्निंग द सिटी स्टेट, जो कि एंशियंट हम देख रहे हैं ग्रीस में स्टार्ट हुआ था। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स, यहाँ पे हम देखते थे कि लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं अब डिसीजन मेकिंग के अंदर कि हमारे लिए क्या बेटरमेंट, क्या बेटर है हमारे लिए, तो वो डिसीजन वो खुद ले रहे हैं। डिस्कशन ऑफ जस्टिस, न्याय कैसे होना चाहिए, एक आइडियल गवर्नमेंट को कैसे सेटअप किया जाए जो सारी चीजों को मैनेज कर पाए। मॉरल फिलोसफी और पॉलिटिक्स काफी ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड थे। मेजर थिंकर्स कौन कौन से हैं, सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, जिन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर मेजर जो है टिप्पणियां दी हैं या वर्क पब्लिश किए हैं या डीप थ्योरीज दी हैं। अब एरिस्टोटल फेमसली कॉल्ड ह्यूमंस पॉलिटिकल एनिमल्स। तो ये टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एरिस्टोटल ने क्या कहता है, ह्यूमन को पॉलिटिकल एनिमल्स, कि पीपल जो है नेचुरली लिव इन अ कम्युनिटी एंड अचीव देयर हाईएस्ट पोटेंशियल थ्रू पॉलिटिकल लाइफ। आप देखते हो इवन इन योर डेली लाइफ राइट नाउ भी, अगर जो प्रेजेंट टाइम में भी हम देखें तो हर जगह जो है पॉलिटिक्स हमें देखने के लिए मिलती है। कैसे, सोसाइटी के अंदर देखो कितना कंपटीशन है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। चाहे हम कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं, हम लोगों के बीच में कितना ज्यादा कंपटीशन है ना, वो भी पॉलिटिक्स का पार्ट है। एंड जो हम एस करने की कोशिश करते हैं, है ना, एस इन द सेंस की हाईएस्ट अपने पोटेंशियल को अचीव करना, वो भी पॉलिटिक्स का पार्ट है। तो कैसे हमारी नॉर्मल लाइफ के इर्द गिर्द भी कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स है, ये एरिस्टोटल हमें बताना चाह रहे हैं कि जो इंसान है वो क्या है, पॉलिटिकल एनिमल है, कि विदाउट पॉलिटिक्स वो सर्वाइव नहीं कर सकता सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मिडिएवल पीरियड। तो एंशियंट पीरियड में हमने बात कर ली कैसे एरिस्टोटल ने क्या बताया है, ह्यूमंस को पॉलिटिकल एनिमल्स। मिडिएवल पीरियड में हम देखेंगे कि कैसे कैसे रिलीजन बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल फील्ड में स्ट्रांग बन गया। अगर हम यूरोपियन वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे चर्च बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, कि जो चर्च के जो पादरी होते थे, फादर होते थे, उन्होंने टीथे नाम का टैक्स लगा दिया था। थोड़ा सा और एलेबोरेट करके बता रही हूँ, उन्होंने क्या लगा दिया, टीथे टैक्स लगा दिया कि भाई हमें भगवान ने, गॉड ने हमें अधिकार दिया है आप लोगों पे टैक्स लगाने का, और ये जो आप टैक्स दोगे ना ये पुण्य में जाएगा। तो इस टाइप से वो पूरी पॉलिटिक्स खेल के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो बड़े बड़े राजा भी हुआ करते थे, किंग्स, चाहे वो यूरोप में हो मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में हो, चाहे वो इंडिया में हो, वो क्लेम करते थे डिवाइन ऑरिजिन, मतलब भगवान ने हमें अधिकार दिया है आप लोगों पे रूल करने का। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बहुत ही ज्यादा शेप कर दी गवर्नेंस, पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का बहुत ही ज्यादा एक्टिव रोल था। राजा भी रिलीजन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते थे। और इंडिया में भी आप देख सकते हो कैसे बहुत लोगों ने बुद्धिज्म जैनिज्म को सपोर्ट किया, हिंदुज्म को सपोर्ट किया है।
मिडिवल पीरियड में इंडिया में देखें तो जो हम ये कह सकते हैं इस्लाम है, वो भी काफी इन्फ्लुएंस्ड रहा है। लाइक नेक्स्ट इज मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड था रिनाशा रिफॉर्मेशन का, जहाँ पे वर्ल्ड पूरा क्या हो रहा था, रिफॉर्म हो रहा था, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी और लोगों की जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी वो भी ट्रांसफॉर्म हो रही थी। जिससे पहले लोग सिर्फ थ्योरी पे किसी पर्टिकुलर स्कॉलर ने ये बात कह दी तो उस चीजों पे रिलाय करते थे। बट अब लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब अब आ चुकी टेक्नोलॉजी, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, अब हम सर्वेज जान गए हैं कि कैसे अगर कोई भी बात बोली गई है, मान लो अगर एरिस्टोटल ने बोला कि ह्यूमंस आर पॉलिटिकल एनिमल्स, तो क्या ये बात सच है, क्या ये रियलिटी में ये बात इंप्लीमेंट होती है? तो उसका पूरा सर्वे करो कि हाँ भाई इन रियल टाइम वर्ल्ड क्या पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट है लोगों की लाइफ में। तो इसी सर्वेज को, जो एनालिटिकल थिंकिंग है, इसी चीज को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियड का रिनाशा पीरियड। ठीक है, जहां पे रिफॉर्मेशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड पे। मेजर थिंकर्स कौन इंक्लूड थे इसमें? निकोलो मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जेकिस रूसो। कंटेम्पररी पीरियड। तो अगर पॉलिटिक्स हम आज के टाइम पे देखें तो बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स पॉलिटिक्स के अंदर जुड़ चुके हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं अब हम, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं कि कैसे जो बड़े बड़े देश हैं वो इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फेमिनिज्म की हम बात करते हैं, डिजिटल गवर्नेंस की बात करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गई, G20, इन सब की हम बात करते हैं, एज वेल एज पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं। तो अब पॉलिटिक्स हम क्या देख रहे हैं, पॉलिटिक्स एक छोटा पार्ट नहीं रह गई है हमारी लाइफ का, बट लोकल लेवल पे भी हम देख रहे हैं, अपनी कॉमन लाइफ में पॉलिटिक्स देख रहे हैं, नेशनल लेवल पे भी देख रहे हैं, स्टेट लेवल पे भी और ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे भी पॉलिटिक्स देख रहे हैं कि कैसे डिफरेंट देश आपस में फ्रेंडशिप रखते हैं फॉर देयर पर्टिकुलर इंटरेस्ट। एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल साइंस पहले फोकस करती थी ज्यादातर गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, स्टेट पे, पर नाउ टाइम हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा मल्टीपल एस्पेक्ट जो है उसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। इकोनॉमिक टर्म पे अगर हम देखें तो इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट पॉलिटिकल पावर एंड पब्लिक पॉलिसी। जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट कितनी ज्यादा इफेक्टिव है टैक्सेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, पॉवर्टी को खत्म करने में, लोगों को एम्प्लॉयमेंट पहुंचाने में और इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने में। तो ये सब चीजें क्या इफेक्ट करती है पावर ऑफ द करंट गवर्नमेंट। मान लो अगर अभी करंट गवर्नमेंट बीजेपी है यहाँ पे इंडिया में, दूसरे देशों में अलग गवर्नमेंट्स होंगी, बट हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर बीजेपी फेल कर जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, पॉवर्टी को कंट्रोल करने में, तो आने वाले टाइम में बीजेपी हमें नहीं लगता कि पावर में रहेगी, है ना। तो कोई भी गवर्नमेंट अगर फेल कर जाती है चीजों को मैनेज करने में, तो उनकी पावर पे खतरा बन जाता है। नेक्स्ट, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, ट्रेडिशंस भी इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिक्स को। बिगेस्ट एग्जांपल इंडिया में रिलीजन बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है एज कंपेयर टू अदर वर्ल्ड, जहाँ पे हम देख सकते हैं लोग कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे वोट डालते हैं, ना कि ऑथेंटिसिटी को देखते हुए। जेंडर, पॉलिटिक्स स्टडीज अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन की कैसे जो वुमेन्स हैं उनको पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं दूर रखा गया है। बट राइट नाउ आज की मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं कि जो वुमेन्स हैं दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन एवरी फील्ड, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो अपनी आवाज उठाना हो, इधर किसी प्रोटेस्ट में जाना हो और अपना सपोर्ट दिखाना हो, एवरीथिंग। नेक्स्ट, एनवायरमेंट, पॉलिटिकल डिसीजन अफेक्ट क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो। तो हम अपने देश के अंदर कैसी पॉलिसी बना रहे हैं, किस टाइप की डिसीजन ले रहे हैं, वो हमारे देश का एनवायरमेंट एज वेल एज वर्ल्ड लेवल पे एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स इंक्लूड करती है जहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा पार्टिसिपेशन कैसा है, किसी पर्टिकुलर देश का, हमारा नहीं, कंट्री का। क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो इंडिविजुअल रोल है जन कॉमन पब्लिक का वो खत्म हो जाता है, बल्कि हमारी जो कंट्री है, कंट्री का क्या रोल है, कंट्री की कैसी इमेज है आउटसाइड द वर्ल्ड, वो मैटर करती है। नेक्स्ट, माइग्रेशन, ग्लोबल ट्रेड, इंटरनेशनल सिक्योरिटी जैसी न्यू प्रॉब्लम्स जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर इमर्ज होके आ रही है। नेक्स्ट, डिफाइनिंग पॉलिटिक्स कम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव। तो डिफरेंट स्कॉलर्स डिफाइन पॉलिटिक्स डिफरेंटली, तो अलग अलग स्कॉलर्स ने पॉलिटिक्स को अलग अलग वे में डिफाइन किया है। कुछ ने बोला पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टेट, जहां पे हमारा मेन फोकस किस पे है कि स्टेट कैसे बना, स्टेट के फंक्शन क्या है, स्टेट के पास क्या पावर है, एंड गवर्नमेंट, एक आइडियल गवर्नमेंट को कैसे सेटअप किया जाए कि वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर प्रोवाइड करा सके।
ट्रेडिशनली ये अप्रोच थी। फिर कुछ स्कॉलर्स ने देखा है पॉलिटिक्स में तो गवर्नमेंट कि अगर हम एक आइडियल गवर्नमेंट सेटअप कर रहे हैं तो उसके कितने ऑर्गन होने चाहिए। तो स्कॉलर्स ने बोला है एक होना चाहिए लेजिस्लेचर जो रूल बनाए, एक होना चाहिए एग्जीक्यूटिव जो रूल्स को इम्प्लीमेंट कराना कराए, एंड एक होना चाहिए जुडिशरी जो एक बैलेंस की तरह एक्ट करे। बैलेंस की तरह इन द सेंस कि जैसे कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ही हमारी पूरी जुडिशरी जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट कंस्टिट्यूट करके बनती है। तो उनका काम क्या है, लोगों को न्याय दिलाना, एज वेल एज जो हमारी लेजिस्लेचर है जो लॉ वगैरह वो बना रहे हैं तो वो अथॉरिटेटिव नेचर ना अपना ले, उस पे एक बैलेंस बना के रखना, है ना, उनकी पावर को कर्ब डाउन करके रखना कि कोई भी लॉ ऐसा ना बनाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पावर। तो पॉलिटिक्स पावर की बात की है स्कॉलर्स ने कि देश को सिस्टम को कंट्रोल करने की पावर किसके हाथ में होनी चाहिए और वो पावर उसको कैसे मिलेगी, एंड व्हाई डू सम ग्रुप्स डोमिनेट अदर। तो कुछ ग्रुप्स क्यों डोमिनेट कर पाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर अदर ग्रुप्स को। अब इस अप्रोच के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे बीजेपी अभी राइट नाउ डोमिनेंट पार्टी है ना। ब्यूरोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप्स, ये कैसे प्रेशर ग्रुप्स जो है गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। और मीडिया। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स एज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सोसाइटी कंटेन्स कंपीटिंग इंटरेस्ट, तो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, इसी की वजह से क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं। एंड पॉलिटिक्स प्रोवाइड करती है पीसफुल मैकेनिज्म, जैसे कि इलेक्शंस, लॉज, नेगोशिएशन, कोर्ट, पब्लिक डिबेट, ये सारे मीन्स हैं जहां जिसकी हेल्प से सोसाइटी के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं हम उनको पीसफुली रिजॉल्व करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिक्स एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। तो डेविड ईस्टन ने पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर सोसाइटी। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वन वर्ल्ड में हर एक देश की अपनी सरकार है, ठीक है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो चाहे वो अथॉरिटेटिव नेचर की हो, गवर्नमेंट हर एक कंट्री के अंदर है। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेज है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। है हमारा एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में कैसे चेंजेस आए हम वो देखेंगे। तो ट्रेडिशनली पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे बहुत ज्यादा फिलोसफिकल, नॉर्मेटिव, इंस्टीट्यूशन सेंटर और हिस्टोरिकल। अब इसका मतलब क्या है, देखो फिलोसफिकल जैसे स्कॉलर्स अपनी फिलोसफीज बता रहे हैं, सोसाइटी को एनालाइज करते हुए अपनी अपनी फिलोसफी दे रहे हैं। जैसे हमने देखा अभी प्रीवियसली कि अरिस्टोटल ने क्या बताया, ह्यूमंस को पॉलिटिकल एनिमल्स। ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं जो हम जानेंगे फर्दर वीडियोस के अंदर। नॉर्मेटिव, जहां पे वो थ्योरीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन सेंटर, जहां पे वो स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। हिस्टोरिकल, जो हिस्ट्री है उसके ऊपर वो एम्फेसिस दे रहे हैं। उसके बाद आता है बिहेवियरल रेवोल्यूशन। बिहेवियरल रेवोल्यूशन में क्या होता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, साइंटिफिक मेथड्स बनते हैं, सर्वे, स्टैट्स, एम्पिरिकल रिसर्च पे फोकस दिया जाता है। एम्पिरिकल रिसर्च मतलब प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए सर्वेस कंडक्ट कराना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, ना कि खाली ये जो पुराने टाइम में हम देख रहे हैं कि खाली थ्योरीज पे फोकस दिया जा रहा है, उस पे फोकस ना देके हम चेंज की डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट, पोस्ट बिहेवियर रेवोल्यूशन। पोस्ट बिहेवियर रेवोल्यूशन में हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर साइंटिफिक, कि जहां पे हम सर्वे कनेक्ट कराएं, स्टेट्स का यूज करें, डाटा का यूज करें किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए। साइंटिफिक तो इम्पोर्टेंट है बट सोशली रेलेवेंट भी चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखो अगर हम स्कॉलर्स के थॉट ही नहीं समझेंगे, थॉट ही नहीं पढ़ेंगे, तो जो हमारी पॉलिटी की फाउंडेशन है वो हमें कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो फाउंडेशन होना जरूरी है। जब हमारे पास फाउंडेशन होगी तभी हम फर्दर उसको प्रूफ कर सकते हैं, है ना, किसी भी चीज पे रिसर्च कर सकते हैं। जब हमारे पास रिसर्च करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं होगा तो फिर रिसर्च किस चीज पे होगी। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग थ्योराइजिंग एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो थ्योराइजिंग मतलब मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था कि थ्योराइजिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एक्सप्लेनेशन। जो स्कॉलर्स अपनी एक्सप्लेनेशन डेवलप करते हैं, फिलोसफी डेवलप करते हैं, इसी के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्योराइजिंग। जब वो डिफरेंट डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से कि पुराने टाइम पे कौन कौन से इवेंट हुए, उनसे या सोसाइटी में क्या क्या चीजें चल रही है, जो डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है, फिर उनको एनालाइज करने का प्रोसेस है, फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम थ्योराइजिंग कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या मेन एस्पेक्ट आते हैं, ऑब्जर्वेशन, कंपेरिजन करना। बहुत से स्कॉलर अपने थॉट्स को दूसरे स्कॉलर की कही गई बातों से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग, एविडेंस बेस्ड स्टडी, इंटरप्रिटेशन, फिर वो इंटरप्रेट करते हैं अपनी बातों को। सो
ये सारी चीजें थ्योराइजिंग के अंदर हम देखते हैं। अब एक थ्योरी हमेशा क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करती है, मेन एस्पेक्ट क्या होते हैं उसके। तो पहला कि कोई भी इवेंट है वो क्यों हुआ। नेक्स्ट, हाउ इंस्टीट्यूशन फंक्शन, अगर इवेंट हुआ है तो जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन क्या हमने बताई, स्टेट गवर्नमेंट, ये कैसे फंक्शन करेंगी, व्हाट पैटर्न एग्जिस्ट एंड व्हाट चेंजेस में अकर, क्या क्या बदलाव आने चाहिए। मान लो उस इंस्टीट्यूशन ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया या नहीं किया, अगर रिस्पॉन्स नहीं किया तो क्या हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, जो हमारी पूरी बुक का नाम है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी करती है पॉलिटिकल आइडियाज को, कॉन्सेप्ट को। और हम एक चीज और ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे कि पॉलिटिकल थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमें हमारे सोसाइटी में जो मेन थॉट्स है उनके बारे में अवेयर कराती है। जस्टिस, लिबर्टी, हमारे पास फ्रीडम है। अभी हम जब बॉर्न होते हैं तब तो हमें पता होता नहीं है ना कि हमारे पास ऐसे ह्यूमन राइट्स है, या इंडिया में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, नहीं ना। टाइम टू टाइम हम जान पाते हैं। तो कहाँ से हमें पता चलता है, अवेयरनेस कहाँ से आती है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे तो हम अवेयर होंगे अबाउट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सबके आइडियाज थे। तो हम क्यों इन आइडियाज को पढ़ पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। दीज आर द आइडियाज जो हम पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर पढ़ते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, दो, डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम देखते हैं जहां पे हम पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ते हैं बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। नॉर्मेटिव में हम क्या पढ़ते हैं कि कैसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, है ना, सजेस्ट हाउ पॉलिटिक्स शुड बी, कि पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होना चाहिए। नेक्स्ट, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। द पॉलिटिकल रिफर्स टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ कलेक्टिव लाइफ, यानी कि पॉलिटिक्स का मतलब खाली स्टेट और गवर्नमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, बल्कि इसके अंदर हम मल्टी डायमेंशनल चीजें देखते हैं कि पावर, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल मीन्स, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल का मतलब क्या है, इसके अंदर मल्टीपल एस्पेक्ट आते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट होगी। पॉलिटिकल बिहेवियर, स्टेट इंस्टीट्यूशंस कैसे फंक्शन कर रहे हैं, हमारी सरकार कैसे बिहेव कर रही है। पॉलिटिकल वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज है, मतलब डेमोक्रेसी है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, या मोनार्की है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कैसे है सोसाइटी के अंदर, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। पब्लिक पॉलिसीज, सरकार कैसी पॉलिसीज बना रही है फॉर वेलफेयर, जिससे मैक्सिमम वेलफेयर हो लोगों का। डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, एक कंट्री के अंदर कितनी जो है डेमोक्रेसी है, मतलब फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहीं कहीं पे हम क्या देखते हैं, पार्शियल डेमोक्रेसी होती है। पार्शियल डेमोक्रेसी इन द सेंस कि लोगों के पास वोटिंग राइट्स तो है, बट उनके पास फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इस टाइप की भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें कंट्रीज के अंदर देखने के लिए मिलता है। एंड इट आस्क व्हाई डू गवर्नमेंट एग्जिस्ट, कि गवर्नमेंट क्यों एग्जिस्ट करती है, व्हाई डू सिटीजन ऑबे लॉ। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर कौन प्रोवाइड करती है, पॉलिटिकल थ्योरी, है ना। अगर कोई सिटीजन बोलने लगे कि भाई हमें लॉस क्यों ओबे करने हैं, तो इस चीज का हमें जवाब कहाँ से मिलेगा, पॉलिटिकल थ्योरी से। थ्योरी, थ्योराइजिंग पॉलिटिकल डायनेमिक्स, मल्टीपल डायनेमिक्स है इसके अंदर। पहला, पावर, हाउ पावर इज गेन, एक्सरसाइज एंड चैलेंज, कि पावर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में कैसे गेन की जाती है। मान लो इंडिया की हम बात करें, तो इंडिया में अगर कोई भी पार्टी पावर में आती है तो प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस है। ओके, बहुत जगह मोनार्की होती है जहाँ पे राजा का बेटा राजा बनता है ना। सॉरी, राजा कह रही हूँ, अब तो राजा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब जो हेड है गवर्नमेंट का, हेड या स्टेट का हेड, वो बनता है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन अमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। अब सोसाइटी क्या है, बड़ी ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो इस कॉम्पिटिशन को कैसे पॉजिटिवली मेंटेन करना है, ये भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, कॉपरेशन, पॉलिटिकल एक्टर्स आल्सो कॉपरेट थ्रू कोलिजन्स, जैसे डिफरेंट पार्टीज आपस में कोलिजन मेंटेन करती हैं पावर में रहने के लिए। ट्रीटी एंड नेगोशिएशन, इंटरनेशनल लेवल पे हम ट्रीटीज देखते हैं देशों के बीच में। चेंज, पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व ड्यू टू, अब ये जो चेंज कैसे आया, पहले डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था, ये चेंज क्यों आया, बिकॉज ऑफ सोशल मूवमेंट। बिकॉज टाइम टू टाइम जो कॉमन जनता है उन्होंने डिमांड की है अपने राइट्स के लिए। पहले ह्यूमन राइट्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता था, बट धीरे धीरे जब लोगों ने डिमांड की, जब लोग समझदार हुए, लोग एक्टिव हुए पॉलिटिक्स के अंदर, तब सोशल मूवमेंट हुए, रेवोल्यूशन आए, इलेक्शंस की डिमांड की गई, और टेक्नोलॉजी की वजह से भी काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट, थ्योरी इन प्रैक्टिस, तो पॉलिटिकल थ्योरीज इन्फ्लुएंस करती है रियल वर्ल्ड गवर्नेंस, जैसे कि लिबरलिज्म के आइडियाज आप देखोगे, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, काफी सारी कंट्रीज के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। सोशलिज्म, जैसे चाइना सोशलिज्म पे स्ट्रेस देता है, रशिया सोशलिज्म पे स्ट्रेस देता है। डेमोक्रेसी, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी 18 की एज अगर आप अटेन कर लेते हो, चाहे मेल हो फीमेल, आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। इलेक्शन, अकाउंटेबिलिटी, जहां पे गवर्नमेंट कॉमन जनता को जवाबदेह है।
फेमिनिज्म में हम देख रहे हैं कि कैसे वुमेन राइट्स, कैसे फेमिनिज्म पे हम रैप सॉन्ग भी देख रहे हैं आजकल, है ना, कितना ज्यादा वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटलिज्म। तो एनवायरमेंट को भी, जो एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, एज वेल एज पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, एसिड रेन हो रही है, तो इन पे भी लॉज बनाना, ये सभी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आता है। अब आज के टाइम पे क्या चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रही है पॉलिटिकल थ्योरी? तो फर्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन, सेकेंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिकल क्लेम बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी। जैसे हम देखते हैं ना कि लोग अपनी धर्म, जाति देख के वोट देते हैं। टेक्नोलॉजी एंड एआई, एआई जो आ रहा है, एआई की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है प्रिवेसी के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक कंट्रोल के ऊपर। एआई से प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि आने वाले टाइम में माना जा रहा है कि एआई बहुत सारे वर्क्स जो है टेक ओवर कर लेगा। सो उससे भी न्यू कंसर्न्स जो है इमर्ज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न राइज हो रहे हैं। पॉपुलिज्म, लीडर हु किसी ग्लोसरी प्रोवाइड किए, यानी अगर कोई टर्म आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मीनिंग उसका देख सकते हो। एंड लास्ट इज क्वेश्चंस, जिनका आंसर्स आपको अपने माइंड में खुद देना है या पॉइंट लिख के देखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दिस यूनिट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस यूनिट से रिलेटेड है, मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरा चैनल। अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और पूरा लेक्चर कैसा रहा ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, शेयर करना।